आज के राजकीय रण क्षेत्र में हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में जो सियासी उठापटक है उसने जो है सोचने पर मजबूर कर दिया है। वैसे ये उठापटक जो है राज्यसभा चुनाव को लेकर शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश से, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो उठापटक हुई उसने तो पूरी तरीके से चौंका दिया। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ इस तरह की बगावत देखने के लिए मिली और एक अविश्वास देखने के लिए मिला। अभिषेक मनु सिंह भी अपना चुनाव हार गए और उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है खतरे में आ गई। क्यों खतरे में आ गई ये हमने देखा। जिस तरह 6 विधायकों ने जो है वहां से क्रॉस वोटिंग की और उसके बाद जो है एक कयास लगाया जाने लगा कि आखिरकार हिमाचल के मुख्यमंत्री के खिलाफ इतना असंतोष क्यों है। ये विक्रमादित्य ने जिस तरीके से अपना स्टेटमेंट जारी किया कि उनके पिता के लिए स्टैचू के लिए ज़मीन भी नहीं मिली, उसने भी हमें चौंकाया। ये सारी जो घटनाएं हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया, ये जो है आपको सोचने समझने पर मजबूर करता है कि आखिरकार ये क्या होने वाला है। जी, तो ये जो स्थिति है ये आपको बता रही है कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में क्या होने वाला है। क्या हिमाचल प्रदेश के अंदर ऑपरेशन लोटस फेल हो गया या फिर कुछ और है। क्या विक्रमादित्य या वीरभद्र की फैमिली ने या कांग्रेस अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश की प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस आला कमान के ऊपर एक प्रेशर बनाया है। क्या वह स्वयं मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। क्या सियासी समीकरण है, क्या गठजोड़ है, क्या होने वाला है। यदि विहिप के जरिए क्रॉस वोटिंग करने वालों पर कार्रवाई होती है तो क्या आंकड़ा बनेगा वहां पर। इन्हीं सब पे पूरा एनालिसिस करेंगे आज आखिरकार हिमाचल में क्या हो रहा है। मेरे साथ स्टूडियो से जुड़ेंगी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में डॉक्टर दीपाली दीक्षित और राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के महासचिव डॉक्टर बीपी त्यागी और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में रहेंगे राजीव कुमार शर्मा। तो सबसे पहले मैं राजीव कुमार शर्मा की तरफ जाऊंगा और वह समझूंगा थोड़ा सा वो कैसे देखते हैं पूरे हिमाचल प्रदेश की इस घटना को और कांग्रेस की स्थिति को, वो भी लोकसभा चुनाव से पहले। जी राजीव जी, आवाज आ रही है? आ रही है जी। आप अपना सवाल दोहराइए। जी जी, बताएं कैसे देख रहे हैं आप? एक बार दोहरा दीजिए, आवाज कम। जी, कैसे देख रहे हैं आप इनको इस तरीके से कि जो हिमाचल प्रदेश में जो सियासी घटनाक्रम है, जिस तरीके से विक्रमादित्य ने इस्तीफा दे दिया और फिर 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और जो हिमाचल प्रदेश का जो बहुमत के लिए आंकड़ा है ना, 40 विधायक हैं उनके पास। यदि जो जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की वो चले भी जाते हैं तब भी 32 रह जाएंगे उनके पास में। देखिए, राज्यसभा चुनाव में और विधान परिषद के चुनाव में जी, या जिन प्रतिनिधियों को, जिन सदस्यों को चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं, डायरेक्ट जनता नहीं चुनती जी, उनमें खरीद फरोख्त, लेन देन, लालच, प्रलोभन, पटक और क्रॉस वोटिंग का खेल आज से नहीं पुराने टाइम से चला आ रहा, जैसा हम और आप देखते हैं जी। दूसरी बात यहाँ ये है जो बड़ी गौर करने वाली महत्वपूर्ण बात है जी कि ये जो नेता हैं ये समाज को त्याग, तपस्या, समर्पण, एक दूसरे के प्रति ईमानदार, कर्तव्य निष्ठा, सत्य निष्ठा, माँ भारती पर की सेवा में समर्पित और अंतरात्मा जैसी आवाज सुनने के दावे करते रहते हैं। अगर यही त्याग समर्पण है, यही अंतरात्मा की आवाज है, तो फिर जिसको हम लोगों की राजनीतिक भाषा में हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है, वो क्या है, वो खरीद फरोख्त क्या है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का संसद में वो वक्तव्य है, वो क्या था कि बेशक सरकार कल गिरती आज गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हम जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करेंगे। तो क्या भाजपा अपने माननीय पूर्व प्रधानमंत्री और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अपने पार्टी के बड़े नेताओं की कथनी और करनी को दरकिनार रख करके सिर्फ सत्ता सिद्धि के लिए सब कर रही है?
हालांकि दूध की धुली कोई भी पार्टी नहीं है जी, जिसका मौका लगता है वही करता है। और जीते हुए जनप्रतिनिधियों की हालात ये हो गई है, एक देहाती कहावत है कि जहाँ देखी दवा पर तो वहीं बिताई सारी रात। जहाँ से कुछ खाने को मिल गया अपने उसी के साथ हो लिए। जैसा आपने 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की लंच डिप्लोमेसी का भी जिक्र किया था। तो दूसरी बात यह है कि हम जनता को क्या संदेश देंगे। हम अपने वोटर से तो ये चाहते हैं कि हम अगर आज सपा में हैं तो वोटर सपा के साथ हो ले, हम वो पार्टी छोड़ करके बसपा में गए वोटर हमारे साथ हो ले, हम कांग्रेस में गए वोटर हमारे साथ वहां पीछे, मतलब वोटर तो आपके पीछे पीछे जाए अंधा होकर के, मगर आप अपना लाभ हानि प्लस माइनस देखेंगे तो भाई वोटर क्यों नहीं देखेगा। आप संदेश क्या देना चाहते हैं? अजय जी, एक कहावत है कि जो राजा तो हो प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। प्रजा अपने राजा से अनुसरण करती है, सीखती चलिए अपने आदर्श और आदर्श 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 आजकल जो है गटर का ढोल के और उसमें पत्थर बांध कर ऊपर से ढक्कन और ढक दिया कि आदर्श पादर्श भाड़ में जाए। ना कोई विचारधारा है, विचारधारा कुछ नहीं है, ओनली फॉर व्यापार धारा, केवल और केवल व्यापार धारा रह गई है। जहाँ हमारा हित सुरक्षित है, हमारे परिचितों का, परिवारजनों का हित सुरक्षित है, वही अंतरात्मा की आवाज है। जिन लोगों ने चुन करके भेजा है वो भाड़ में जाए, उनसे कोई लेना देना है। जनहित की तो आप बात छोड़ते दीजिए। दूसरा, अभी एग्जाम्पल दे रहे थे, देखो मैं उस दिन भी कह रहा था, आज भी कहूंगा, जब आगरा के अंदर जयंत चौधरी पे लाठी बजा रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर पुलिस, तो जयंत चौधरी और चारू चौधरी जाटलैंड में जाकर के, खासतौर पर वेस्टर्न यूपी में, ये कह रहे थे और जनता को बता रहे कि देखो हम तो निर्दोष हैं, सता दिए भाजपा की तानाशाही सरकार ने, हम पर लाठी बजा दी, आखिर हमारे पति का क्या दोष था। ये चारू चौधरी के स्टेटमेंट में देखा, वीडियो देखा हूं। अब वही जाटलैंड चारू चौधरी से क्या हिम्मत जुटा पाएगा ये पूछने की कि जिस योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने आपको लठियाया था, आपके पति उन्हीं के चरणों में चले गए। जब पिट रहे थे तो जाटों की इज्जत और मान सम्मान की दुआई दे रहे थे, जब वहां भाजपा के चरणों में जाकर नतमस्तक हुए तो आपने उन वोटरों से, मतदाताओं से, अपनी पार्टी के समर्थकों से, नेताओं से पूछा था क्या कि जिन लोगों ने मुझ पर लाठी बजाई मैं उन्हीं के पैर छू के आशीर्वाद लेने जा रहा हूं। तो ये चीजें भी मतदाताओं को, आम जनमानस को देखनी होगी, फोकस करना होगा। अब आ जाइए हिमाचल प्रदेश की बात पर। क्रॉस वोटिंग की निष्कासन भी हो रहा है, या इस्तीफा दे दिया, या शक्ति पर। देखिए, जो एंटी गुट होता है, अपनी ही पार्टी में भी जो सिटिंग मुख्यमंत्री होते हैं, उप मुख्यमंत्री होते हैं, ऐसा नहीं कि अपनी पार्टी के सांसद और विधायक सबके सब उनसे खुश रहते हैं। उसमें भी जगह जगह आग सुलगती रहती है, बदले की आग या गुटबंदी की। वो चाहते हैं कि जो सिटिंग है उसको हटा करके हमें बनाया जाए। वो जोड़ तोड़ करते हैं, वो दिखाते हैं आला कमान को कि देखो साहब इनके कारण आ रहे हैं, ये मुखिया ना होते तो ना हारते हैं। जिस तरीके से कभी उत्तराखंड में भी जब अवगुणा की सरकार थी और फिर हरीश रावत पॉलिटिकल प्रेशर बनाते थे, हरीश रावत उसमें कामयाब भी हुए, बेशक 2-2.5 साल के लिए बने, सीएम बने। तो ये उठापटक है, संतोष तमाम है। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, 2 उप मुख्यमंत्री इसी काम में लगा रखे अमित शाह जी ने, कि जो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी का तख्ता पलट करके उनको फैल करेगा, फलाप करेगा, हम उसी को राजपाट सौंप के मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये सब चलता रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। चलिए, आपकी ओपनिंग कमेंट आ गया। डॉक्टर दीपाली दीक्षित, आप कैसे देख रही हैं जिस तरीके से ये कह रहे हैं राजीव शर्मा की व्यापारीकरण हो गया है, और 2 चीज़ें मेरी समझ में आ रही हैं कि ये सब चलता रहेगा, ये आजकल हो रहा है, ये चलन में आ गया। चलन में आ गया तो हमें भी दिखाई दे रहा है एक नई तरह की राजनीति हो रही है, परिभाषा गढ़ी जा रही है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है और किस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है, ये अपने आप में एक शोध का विषय है इस वक्त। ऑपरेशन लोटस का जिक्र जो चल रहा है, ऑपरेशन लोटस लगभग आज से 90 के आसपास ही आया था उसमें कि ऑपरेशन लोटस चलाया जाए, यानी कि जो असंतुष्ट लोग हैं उनको पकड़ा जाए और उनको अपनी पार्टी में मिला लिया जाए बिना चुनाव लड़े। तो ये एक था कि जो असंतुष्ट हैं उनको पार्टी में सम्मान दे दिया जाए। अब इसको जो है सत्ता परिवर्तन का माध्यम भी समझा जाने लगा है। आप कैसे देखती हैं पूरे इस प्रकरण को? देखिए, मैं इस पूरे प्रकरण को इस तरीके से मान रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, तो आप किसी को भी बता रहे हैं। जो हम विपक्ष की सरकार को कह लें
तो आप फेल हो रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि मैं फेल हूं, और यही आप मगर बायस्ड हुए बगैर हुए तो यही आपसे चाहा भी जा रहा था कि आप ये दिखें, तो आप उसको दिखा पा रहे हैं और उनकी कहीं ना कहीं ये विजय है। आप अब 32 का आंकड़ा पा भी जाएं, आप फिर से बना भी ले जाएं, किसी दूसरे को बना ले जाएं, जिनसे आप असंतुष्ट थे उनको हटाएं, दूसरे को लेके आए, तीसरे को लेके आए, कुछ भी कर लें, पर उनकी मन की बात या जनता ने ये जान लिया है कि ये किस तरीके की सरकार है जो अपने लोगों को नहीं समझ पा रही है या उनके संतुष्टि के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है, एक छोटी सी बात को वो पुष्टि नहीं कर पा रही है। तो ये सरकार किस तरीके से है हमारी। वहीं अगर दूसरी पार्टी है या कोई दूसरी आपकी लॉबी कह सकते हैं, इसमें कोई भी कर सकता था। आज एक पार्टी आपको दिख रही है कि दूसरी लॉबी भी हो सकती थी, इसके साथ में कोई और मजबूत लॉबी होती, वो भी हो सकता है यही करती कि भाई मैं आऊंगी। कैसे पावर में आएंगे सभी का ये खेल कहिए कि या तरीका कहिए, या आज नहीं हमेशा से चलता आ रहा है। ये कांग्रेस आज बोल रही है तो कभी उसकी जब पलड़ा जिसका भारी होता है तो तरीके सबके 19-20 यही होते हैं। पर मैं ये कहूँगी कि इसमें इनकी ज़रूर ही नाकामी प्रस्तुत हो रही है। और भाजपा किस प्रकार काम कर रही है वो यही नहीं कर रही है कि आप देखिए कि बहुत जगह काम कर रही है, तो ये यही कार्य नहीं है कि तोड़ जोड़ फोड़ से ही बनती चली आ रही है, पर आपकी नाकामी ज़बरदस्त सिद्ध हो रही है कि आप अपने परिवार को बांध कर नहीं रख पाए। एक उनकी छोटी सी मांग, जिनकी एक सामाजिक प्रतिष्ठा है, 8 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो व्यक्ति फूट फूट कर रो रहा है, और आप सोचिए कि आप उसकी इतनी सी बात नहीं रख पाए, और बहुत ही खराब बात उनके लिए कही गई कि आप उनकी तुलना किस प्रकार कर रहे हैं। तो ये उनके लिए लज्जा की बात है, ये सुनकर के और भी विधायक जो हैं उनके साथ में टूट रहे हैं। ना ही बागी विधायक हुए कि क्रॉस वोटिंग हो रही है, उसके पीछे का खेल क्या हो रहा है कि आप चाहे आप इसको कुछ भी कह लीजिए कि क्या खेल किया गया, चलिए हम आपको सम्मान देंगे। अगर कोई राजी होता है तो एक स्वाभाविक मानव प्रवृत्ति मुझे लगती है इस सब चीजों में कि अगर वो उधर जाना चाहते हैं या असंतुष्ट हैं, नहीं हम कुछ भी नहीं करेंगे लेकिन आपके साथ नहीं रहेंगे। मुझे ये भी लगता है कि अगर आप ये चीजें कर सकते हैं, असंतुष्टि हर जगह होती है, लेकिन आपके मूल्यों में भी कमी है, आपके अनुशासन में भी कमी है। अदरवाइज अगर जैसे अभी भाई साहब ने बोला है कि यहाँ यूपी में भी यही चल रहा है, माना आपको यही लग रहा है कि वो दो आपके साथ में सहयोगी ना होकर के आपको उठक बैठक कराने वाले लोग होंगे कि कभी ये गिरे तो आप खड़े हो जाइए, ऐसा भेजा गया है। पर मैं ये नहीं मानती हूँ कि ये इसलिए हो सकते हैं, मैं उनको सहयोगी मानती हूँ कि आपके सपोर्ट के लिए 2 उप मुख्यमंत्री का चलन है। ऐसे तो अब कांग्रेस भी कर रही है कि उप मुख्यमंत्री है, तो मैं सहयोगी मानती हूँ, ना कि उनके उठापटक के लिए। और ऐसा भी है तो ऐसा तो कभी नहीं हो पाया यूपी में भी कि दूसरा हावी हो गया है। तो अनुशासन आप यहाँ देख सकते हैं, पार्टी का अनुशासन क्या है। यानी कि कुल मिलाकर ये रहा कि मूल्यों की बात आपने कही, मैं मूल्यों पर ही आ रही हूँ, और कुछ स्वाभाविक चलन है जिससे लोग असंतुष्ट हैं और आप अपने परिवार को बांध नहीं पा रहे हैं। किस प्रकार ये विघटन हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी आपको अंदर झांक के करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई भी जैसे बीजेपी की बात करते हैं दीपाली, कि बीजेपी गई और आपके लोगों को उठा के ले आई या पैसे दिए उठा के ले आई, मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। वो हो सकता है वो मंत्री बनना चाहता हो, मंत्री ना बन पाया हो, या कोई और विभाग चाहता हो वो ना मिल पाया हो, या उसको सम्मान ना मिला हो, या कुछ और ना मिला हो, है ना। तो जो एक जो असंतोष है उस असंतोष की नब्ज को भारतीय जनता पार्टी पकड़ लेती है। और ये असंतोष जब पनप रहा होता है तो जैसे कि हम कांग्रेस की बात करते हैं तो वो उसकी वो इग्नोर करती है, बोले ठीक है देखा जाएगा। चाहे वो सिंधिया परिवार को लेकर भी हमने देखा, हमने अलग अलग खेमों में ही देखा। सचिन पायलट भी काफ़ी नाराज रहे कांग्रेस पार्टी से। जैसे अभी आचार्य प्रमोद कृष्ण त्यागी ने भी कह दिया कि मैं मिलने का समय मांगा था, मिलने का समय ही नहीं दिया राहुल गांधी ने। तो ये जो एक इस तरह की परंपरा है कि हम नहीं मिलेंगे, नहीं बात करेंगे, या फिर अब देखा जाएगा दूसरे लोग बात करेंगे, और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती है। ये वो राजा वाली परंपरा वो चाह रहे हैं, अब राजा वाली परंपरा अब लागू नहीं होने वाली है, क्योंकि आप मिलीजुली सरकार मिलकर के सरकार बनाते हैं। हम लोकतांत्रिक सरकार है, सबका सम्मान है, आप विधायक हैं वो भी विधायक हैं, आप सांसद हैं वो भी सांसद हैं। तो आपको समय देना पड़ेगा। ये अलग बात है कि आप लगातार आपकी परिवार ने सहयोग दिया है तो आपका सम्मान है, आपको लोग चुन रहे हैं, लेकिन उसी प्रकार का सम्मान आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर बीपी त्यागी को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। एक ओपनिंग कमेंट डॉक्टर बीपी त्यागी से। हिमाचल प्रदेश के सियासी घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं डॉक्टर साहब? कनेक्ट हो गई है जी जी, कैसे देख रहे हैं? हेलो जी, दूसरी कोर्ट जी
जी। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश का सियासी घटनाक्रम है उसे आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा, चलिए ठीक है। मैं अभी जैसे डॉक्टर साहब जुड़ते हैं बात करते हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि हिमाचल प्रदेश एक एग्जाम्पल है और ये दूसरे राज्यों में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन ये जो कहा जाता है कि ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, बीजेपी ही ऐसा क्यों करती है, बाकी पार्टियों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों दूसरी पार्टियों से टूट के लोग बीजेपी में ही शामिल हो जाते हैं? ये भी एक सवाल है इसके अंदर। ये कैसे देख रही हैं आप? क्या भारतीय जनता पार्टी ही सम्मान देने में आगे है, बाकी पार्टियों को सम्मान नहीं मिलता लोगों को? देखिए, ये तो झांकना पड़ेगा। अब मैं जवाब दूं? जी जी जी। वो देखिए, अभी जब अयोध्या में राम टेम्पल का उद्घाटन हुआ था, जो अधूरा टेम्पल था, तो उस वक्त जनता को बताया गया कि राम राज आ गया है। तो क्या राम राज ऐसा ही था जैसा अब चल रहा है? क्या राम राज के बारे में फिर से बच्चों को बताना पड़ेगा कैसा होता है? एक तो ये मेरा सवाल है। दूसरा ये है कि जो लोकतांत्रिक सरकार है हमारी, क्या लोकतंत्र में ऐसा ही होता है? अगर कांग्रेस ने कभी ऐसा किया होगा, क्या हमें भी ऐसा ही करना है? क्या उनका जवाब ऐसे ही देना है? तीसरी बात यह है कि जो जनता वोट कर रही है, उस जनता का क्या फॉल्ट है, ये बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये आपस के झगड़ों में जो डेवलपमेंट के काम होते हैं, जो जनता को उनको वादे किए हैं पूरे करने हैं, वो वादे पूरे नहीं हो पाते हैं। तीन चीजों का जवाब मैं, अगर कोई भाजपा से संबंधित स्पीकर बैठा है, उनसे जानना चाहूंगा। नहीं, भाजपा से संबंधित स्पीकर तो शायद त्यागी जी जवाब ना दे पाए, मगर मैं गाजियाबाद में रहता हूं, मैं बहुत अच्छी तरीके से जवाब दे पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने सवाल अगर परमिशन दे तो आप दे सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। राजीव जी बताएं। आपने रामराज का बहुत अच्छा सवाल किया कि क्या रामराज वास्तव में आ गया है। रामराज आया था जब मानसिंह गोस्वामी महानगर अध्यक्ष थे और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार थी। उन्होंने एसएसपी वैभव करसन के सामने प्रस्तुत होकर के कहा था कि मेरे साथ 2 गनर थे, पुलिस चौकी की बगल में तमंचा लगा के मुझसे लूट का प्रयास किया, मेरी सुरक्षा और बढ़ा दी जाए। तो एसएसपी वैभव करसन ने कहा था कि इन दोनों सिपाहियों को जो आपके साथ गनर है सस्पेंड करूंगा, इनके खिलाफ मुकदमा लिखाऊंगा। जब पुलिस चौकी की बगल में सिटिंग महानगर अध्यक्ष पर तमंचा ताना जा रहा था, ये जो कार्बाइन ले रहे थे, ये शस्त्र पूजन दशहरा के लिए रखी गई थी, क्या इन्होंने फायरिंग क्यों नहीं की? इसके आगे चलेंगे, जब महानगर अध्यक्ष अजय शर्मा थे तो उनके घर के बाहर से उनकी स्कूटी चोरी हो गई थी, पैसे कोतवाल ने अपनी जेब से दिए थे, स्कूटी आज तक नहीं मिली। रामराज की बात। गृह मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री बालेश्वर त्यागी की मोपेड चोरी हो गई थी, आज तक नहीं मिली। महानगर की जो मेयर है आशा शर्मा, उनके घर के सामने पार्क में के पास में एक महिला पार्षद उनसे मिलने आई और उसका मोबाइल झपट लिया, चांटे मारे अलग से 2। वो चोर मचाती रही, चिल्लाती रही। रामराज की स्थापना। उसके आगे चलेंगे, लोनी के विधायक है, उत्तर प्रदेश के शेर कहे जाते हैं विधायक नंद किशोर गुर्जर। उन्होंने कप्तान की आर्जी लगाई थी कि मेरी गाड़ी पर फायरिंग हो गई थी हमलावरों ने और मुझे सुरक्षा बढ़ाई जाए। मेरी समझ में तो यही नहीं आता, जब आपकी पार्टी के सांसद सुरक्षित नहीं है, विधायक सुरक्षित नहीं है, महानगर अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है, पार्षद सुरक्षित नहीं, उसके आगे चलिए, देश के प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है। जिस पंजाब में जाकर के कहे कि फ्लाईओवर पर मुझे कुछ लोगों ने घेर लिया और वहां कोई अप्रिय घटना घट जाती, तो वो सुरक्षित नहीं है। अभी गाजियाबाद में एक विधायक जी की मां के कुंडल झपट लिए विधायक विजयनगर के प्रताप विहार में, क्योंकि माता जी ने माननीय अमित शाह की उस बात पर भरोसा कर लिया था कि उत्तर प्रदेश में रामराज है और महिलाएं गहने पहन कर भी रात के 12 बजे भी घूम सकती है, गुंडा राज खत्म है और ऑल इज वेल। विधायक जी की माता जी ने गृह मंत्री जी की बात को ठीक मान लिया, वो सुबह 7 बजे मॉर्निंग वॉक करने चली गई। बदमाश होना है, 2 चांटे मारे, उनके कुंडल लूट लिए। उन्होंने कहा यार ये तो अमित शाह की बात, ये तो अटपटी सी लग रही है, पर चलो मैं थाने में चलती हूँ,
मेरी सुनवाई होगी, कम से कम कोतवाल रपट तो लिखेगा। तो जो लेपर्ड आई मोटरसाइकिल डायल 112 करने के बाद, उन्होंने माता जी को कहा कि माता जी आप इस उम्र में जो है कुंडल और चिन्ह पहन के घूम रही हैं, आपको तो घर में बैठ के हवन भजन करना चाहिए, कहाँ योगा कर रही हो। उनकी FIR नहीं करी, उन्हें टरका दिया। फिर विधायक जी ने SSP को कॉल करा, तब उनकी FIR हुई, कुंडल आज तक भी नहीं मिले, 1.5 साल हो गया। तो इससे बेहतर और रामराज की परिकल्पना कैसे करेंगे। अच्छा, मोदी जी ने वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, तो ये थोड़ा ही कहा था कि साहूकारों के ही आएंगे, चोर डकैतों के भी आएंगे, क्योंकि सबका साथ सबका विकास की बात की गारंटी है। सबका साथ सबका विकास में कोई शरीफ आदमियों के अच्छे दिन थोड़े ही आएंगे, चोरों के भी आएंगे, रोजी रोटी तो उनकी भी है। तो सरकार का जो BP त्यागी साहब ने दावा किया कि रामराज कैसा है, तो रामराज की परिभाषा आप शायद बेहतर समझ गए होंगे। अजय जी की ये गलती है कि ये जो सिटिंग पार्टी की गवर्नमेंट है, उनके प्रवक्ताओं को नहीं बुलाते, फिर वो कहते हैं कि जी हमारा पक्ष नहीं रखा किसी ने। और जब आ भी जाते हैं, वो ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी के जो कार्य हैं उन्हें कोई जो है राजनीतिक विश्लेषक या पॉलिटिकल एनालिस्ट या कोई वरिष्ठ पत्रकार बतावे। वे हमसे शिकायत करते हैं, बोले जी आप हमारी पार्टी की कमियां तो गिनाते हो टीवी पे बैठ के, वो अच्छे काम करे, वो खूबियां भी तो गिनाओ। मैंने उनको 1-2 बार कहा भी भाई तुमने हमें प्रवक्ता थोड़ा ही लगा रखा, प्रवक्ता आप होमवर्क करके आया करो, आप अपनी पार्टी की अच्छी बात बताओ। अगर वो रियल में होगी तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, झूठ बोलोगे तो एक्सपोज करेंगे। चलिए ठीक है। वो ये चाहते हैं कि उनकी अच्छाई भी हम ही बतावें। भाई अगर आपकी पार्टी की अच्छाई भी हमें ही बतानी, तो फिर हम प्रवक्ता की नौकरी ना कर लेंगे, आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। आप क्या लेने आते हो टीवी में? चलो ठीक है, आप अपनी पार्टी को डिपेंड करिए, जनता को आप सच से रूबरू कराइए, जनता समझेगी। अगर आप झूठ बोलोगे तो जनता एक्सपोज कर देगी, आप सही बोलोगे तो आपको एक्सेप्ट कर लेगी, इसकी तो बात है। ठीक है, अब अगर रामराज की यही परिभाषा है, नहीं हम अब तो रामराज से राजीव जी भी बन रहे हैं। अरे राजीव जी, 80 करोड़ लोग अरे ठीक है, झोला लेकर योगी, ठीक है ठीक है ठीक है, 5 किलो राशन की कतार में लग रहे हैं। भारत भटकना नहीं मुद्दे से, हम हिमाचल में है, हिमाचल की उठा पटक पर देख रहे हैं। मेरे राजीव जी 25-30 तो एयरपोर्ट बन गए कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं। और एक फोटो छपी थी अभी पिछले साल जुलाई के महीने में, अरे ठीक है, बागपत के अंदर ठीक रोडवेज का बस ड्राइवर हेलमेट लगा करके अरे ठीक है, वो सारी बातें ठीक है। शीशा टूटा हुआ, अरे जन समस्याओं की बजाय राजीव जी, लगा करके बस, अरे राजीव, उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है सुन लो भाई, ड्राइवर हेलमेट लगा के भी बस चलाते हैं। कोई बात नहीं, सुन लीजिए, जन समस्याएं एक अलग बात है। हम बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकली देश में हो क्या रहा है, किस तरह की सियासत चल रही है। जैसे अभी मैंने कहा कि ऑपरेशन लोटस फेल हो गया क्या, या फिर ये जो असंतोष है या भी असंतुष्ट नेता है, ये जिस तरीके से पाला बदलते हैं या फिर ये जो है सत्ता में आना चाहते हैं। तो ये जो प्रतिभा सिंह है, जिस तरीके से असंतोष दिखाया, उनके बेटे ने दिखाया और कांग्रेस को जो है पेशे-पश में डाल दिया। दीपाली, क्या ये एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को प्रेशर बनाने वाली राजनीति नहीं है? अजय जी देखिए, मुझे लग रहा है कि जो हमारे सहयोगी हैं, मैं यहाँ राजीव सुन लीजिए, किसी का प्रवक्ता या पार्टी मेरे ख्याल से प्रवक्ता प्रॉपर घोषित करती है, प्रवक्ता की तरीके से कोई इसको आपकी बात का खंडन नहीं कर सकता है। आपके दुख दर्द होंगे, आप बता सकते हैं। और राम राज्य की जहां तक ये तुलना कर रहे हैं, तो राम राज्य जैसा राम राज्य मेरे ख्याल से राम राज्य में भी नहीं था, अदरवाइज सीता उनकी अपहरण नहीं हुआ होता, रावण वहां थे। और राम की अवधारणा भी इस बात को प्रमाणित करती है कि अच्छा बुरा हर काल में होता है, जहां अच्छा है वहां बुरा भी होता है। तो कुछ अच्छा हो रहा है तो ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में आप अगर बड़ा विजन करें तो कुछ अच्छा भी हो रहा है कि हम वैश्विक तल पर कहां पर पहुंच गए हैं, आज भारत वासियों को किस दृष्टि से देखा जा रहा है। तो आपका ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट होगा तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा क्या हो रहा है। लेकिन आंख बंद करके आप अगर नीचे ही नीचे देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा कि क्या अच्छा हो रहा है। आपको सिर्फ एक कुंडल चोरी ही समझ में आएगी। इसमें कोई गलत बात नहीं, मुझे लगता है रिपोर्ट लिखनी चाहिए थी, लेकिन इसमें भी नहीं है कि कोई राजी नहीं है कि वानप्रस्थ आश्रम को कोई जाए। मैं ऐसी जुमले से करते हैं कि कोई भी आज भी नहीं राजी है। परंतु मैं अजय जी आपकी बात पर आती हूँ कि क्या कांग्रेस के लिए ये दबाव के लिए बनाया गया है? आप ये सोचिए कि मुझे ये लगता है कि ये दबाव है या फिर अपनी बात वो कई बार से कह रही थी, उन्होंने ये बात रखी और आज ये बात खुलकर के आई कि आप किसी को कितना दबाएंगे, जब मौका आपको लगेगा तो आप कहेंगे जरूर। ये दबाव बनाने की बात इसको समझिए, या अपनी बात ना रख पाने की उनकी पीड़ा कह सकते हैं कि बात आपको यहाँ बोलने का मौका मिला। जैसे आप हमारे साथी
हैं, आज आपने उनको बोलने का मौका दिया तो उनकी पीड़ा सामने आई। तो आप इसको नहीं कहेंगे कि अजय जी आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं भाई साहब हमारे, ये आप अपनी बात कहने का मौका मिला है हमें, और हम ये आज ये बात कह पा रहे हैं कि ये मुझे चाहिए था, हमारे यहाँ मेरे पास ये था, या विक्रमादित्य सिंह जी ने बात बताई कि मेरे पिताजी ने इतना योगदान दिया है और मेरे लिए ये बातें कही जा रही हैं, तो क्या हम इतनी जमीन के भी हकदार नहीं है? क्या हम एक मूर्ति भी नहीं लगवा सकते? तो जैसे उन्होंने कहा कि हम पहाड़ी बहुत भोले भाले होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत भोले भाले होते हैं। उनकी छोटी सी आकांक्षा अगर आप अहंकार में दमन करेंगे तो कभी ना कभी निकलेगी। तो हम चाहे उसको कह दें कि हम जहां पर वीक पाएगा उस जगह से ही धारा बहेगी बाहर। तो जहां पर आपका दबाव बढ़ेगा और आपने उसको नहीं समझा है कि कब वहां पर डेंट लगाना है, कब आपने आपको संभालना है, तो आपकी दृष्टि नीचे तक जा ही नहीं रही है। आप ऊपर किस गुमान पे घूम रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं। मैं तो ये कह रही हूँ कि आपकी कार्यशैली पे आपको देखना चाहिए कि ऐसा क्या हो रहा है। नॉट ओनली दिस कि ये टूटन हो रही है, आपकी कार्यशैली है कैसे? आप अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं कि कहाँ टूटन हो गई है। जो आपके हमेशा से अनुयायी रह चुके हैं, आपके लिए लड़ने मरने की बात करते थे, आज वो क्यों जा रहे हैं? आप वन मैन शो बना करके रखे हैं जिसके पास उतनी योग्यता भी नहीं होगी, जो आप लोगों को संभाल ही नहीं पा रहे हैं कि और पार्टी में कोई आए। आप अंधभक्ति कर रहे हैं परिवारवाद की तरह, तो कैसे लोगों के अंदर क्षोभ जन्मेगा? जिसको भी आप ऊपर लेके आ रहे हैं वो नीचे को समझने को नहीं राजी है। तो आपको मेरे ख्याल से सोचना पड़ेगा। इसमें ये कोई नहीं है कि दबाव बनाया जा रहा है, अगर ये सोचा जा रहा है तो जब होती है स्थितियां तो वहीं से पानी लीक होता है जहां कमजोर होता है। बिल्कुल, यानी कि एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को अपने स्ट्रक्चर को समझना होगा, अपने को नए सिरे से सोचना होगा, रिफॉर्म करना होगा। कांग्रेस हो या किसी भी पार्टी को, जब तक कि आप हमारे जो ईंट से ईंट को समझेंगे नहीं कि अगर एक इमारत बुलंद होती है तो आपकी ईंट में किसमें आपके जो है लोना लग रहा है, चूना लग रहा है, आपके दीमक लग गए हैं आपकी इमारत में। अगर आपने देखा नहीं तो इमारत बहुत देर तक की चलेगी नहीं। आपको प्रॉपरली उसके डेंट पेंट उसकी मरम्मत करती रहनी पड़ेंगे, आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल दीपाली, जैसे अभी हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के भी 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है ना, जिस तरीके से हमने देखा। तो क्या अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में जो है अपने विधायकों को संभाल के नहीं रख पा रहे हैं, संतुष्ट नहीं रख पा रहे हैं, खुश नहीं रख पा रहे हैं, उनसे भी लोग नाराज हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कम्युनिकेशन गैप है जो समझ में नहीं आ रहा है, और जिसका फायदा बीजेपी उठा रही है। और जब बीजेपी फायदा उठा रही है तो कहा जा रहा है कि लोकतंत्र का हनन हो रहा है, डेमोक्रेसी खतरे में है, या वोट देकर चुनकर भेजा गया था। लेकिन ये वोट का अपमान है नहीं है ये, बल्कि ये लोगों के अपने स्वाभिमान या फिर जो उनके अंदर असंतोष पैदा हुआ उसकी आवाज है कि हमें भी सम्मान चाहिए, हमें भी वो चाहिए। तो डॉक्टर बीपी त्यागी, इस तरह के असंतुष्ट लोग तो हर जगह होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी में हो, कांग्रेस में हो, या फिर जेडीयू में हो, आरजेडी में हो, या फिर आरएलडी में हो। तो ये तो इधर से उधर जाएंगे ही, आएंगे जाएंगे। तो ये जो दूसरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो कि हर तरीके से कोशिश करती है कि जो भी असंतुष्ट दिखाई दे तुरंत उठाकर अपनी पार्टी में मिला लो। तो आप ये जो नई राजनीति हो रही है इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई देश की राजनीति बदल रही है? मैं जो आपको अजय जी बात बताना चाह रहा हूं उसकी डेप्थ में आपको जाना चाहिए। जब वोटर वोट करता है तो वो एक चेहरे को वोट करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि वो फूल को वोट हो रही है। अब यहाँ भी जो अभी ऑफिस का उद्घाटन किया गया है हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश में, उसमें जो उनका चेहरा है वो कमल है, और कोई अभी प्रत्याशी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। तो ये जो है ये क्या दिखाता है कि एक हम सिंबल को प्रत्याशी बना दें और चेहरे को जनता को ना दिखाएं। एक तो ये जो बात आती है, मैं ये समझता हूं कि जो भी इस पार्टी को लीड कर रहे हैं, माननीय मोदी जी तो लीड नहीं कर रहे हैं, वो तो पीएम है, उनका सब लोग रेस्पेक्ट कर रहे हैं। जो भी लीड कर रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि क्या एक सिंबल ही एक चेहरा हो सकता है। दूसरी बात, जो हमारे मतदाता वोट कर रहे हैं, क्या उनका कोई रेस्पेक्ट नहीं है? और जिस उससे उन्होंने जो भी कैंडिडेट है, एमएलए है या एमपी है, बना के भेजा है, तो वो हमारे जो मतदाता हैं उन्होंने बना के भेजा है। ये जो झगड़ा है ये हर परिवार में होता है,
आप परिवार से लेके चले, जो देश है हमारा वो एक परिवार की तरह मानिए। जब वासुदेवम कुटुंबकम की बात करते हैं G20 में, तो पूरे संसार को देश माना एक घर माना जा रहा है, तो क्या हमारे देश को एक घर नहीं माना जाएगा? क्या हर घर में झगड़े नहीं होते हैं? अगर हम ये माने कि वो पार्टी अपने मेंबर को नहीं संभाल पा रही है, वो तो उनकी जिम्मेवारी होती है ना। हर पार्टी में ऐसे आदमी मिल जाएंगे। चलिए, मैं एक बात निकल के सामने आ रही है कि देश की राजनीति में इस वक्त एक नए तरह का बदलाव हो चुका है। यानी कि हम ये समझें कि जो लोग, जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आखिरकार जो वोट दिए जा रहे हैं या इस तरह के जो लोग हर पार्टी में होते हैं, दीपाली क्या ऐसा नहीं लग रहा कि अब सोचने की आवश्यकता है कि आखिरकार हम किस तरह की राजनीति कर रहे हैं और किस तरह की राजनीति हो रही है? मुझे लगता है जो है अजय जी कि जैसे सोचने की आवश्यकता हमेशा होनी चाहिए और हमारे जो वोटर हैं उनको सोचना चाहिए। और ये बहुत बढ़िया मौका दिया जा रहा है कि आप सोचिए कि आप जिनको चुनकर के लाए थे वो इधर उधर डोल जाते हैं, तो सोचने का तो बिंदु है उनका भी। जहां तक कि भी हमारे सहयोगी भाई चर्चा कर रहे थे कि उनके विषय में क्या है, ये सत्य बात है कि जो हमारे सबसे ज्यादा धोखा तो वोटर के साथ हो रहा है कि आप इधर होते हैं, आप उधर होते हैं, आपको संतुष्टि नहीं मिलती है बिसाइड्स फ्रॉम द पॉलिसी ऑफ अदर पार्टीज। तो पर वोटर को ये सोचना पड़ेगा कि क्या आप एक सत्यनिष्ठ पार्टी को, क्या आप एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति को अपना कीमती वोट दे रहे हैं, तो क्या ये 5 साल चला पाएगा, क्या ये मेरे लिए काम करेगा, क्या मेरे लिए शिक्षा या सब जो भी उसकी मूलभूत सुविधाएं हैं या उसके थॉट में है या उसके लिए काम कर पाएगा। तो सोचने का तो बिंदु मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा वोटर को है। नहीं, इसमें एक सवाल है आप तीनों के लिए, एक सवाल है, एक मिनट राजीव जी, एक सवाल है आप तीनों के लिए, जो डॉक्टर बीपी त्यागी की वजह से निकल के बाहर आया है, वो ये आया है कि अब जैसे उन्होंने कहा सिंबल, पार्टी का सिंबल ही चुनाव चिन्ह है या वही उम्मीदवार है, तो क्या अब राजनीति में जन नेता खत्म हो गए, लोकप्रिय नेता खत्म हो गए, पार्टी ही एक बहुत बड़ी नेता है अपने आप में, इंडिविजुअल पार्टी जिसको चाहेगी टिकट देगी, पार्टी जिसको चाहेगी जिता कर ले आएगी। इसीलिए शायद टिकटॉक के बंटवारे को लेकर भी हमने देखा कि अक्सर विवाद सामने निकल कर आते हैं या कभी कभी अलग अलग तरह के एलिगेशन लग जाते हैं। तो क्या सिर्फ पार्टी चुनाव लड़ रही है, जन नेता से मतलब नहीं है? कौन उम्मीदवार होगा कौन नहीं होगा, कोई लखनऊ से आकर गाजियाबाद में चुनाव लड़ लेता है, कोई गाजिया से जाकर जो है दूसरे स्टेट पर चुनाव लड़ लेता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब राजनीति ऐसी हो गई है जहां पर जन नेता खत्म हो गए, जमीनी नेता खत्म हो गए, अब पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। जैसे मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं, मैंने उनके कुछ प्रोग्राम्स अटेंड किए, उसमें मैंने जो सुना ये निकल कर आया कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल का चेहरा देखो और झाड़ू देखो और उस पर वोट डलवाना है। ऐसे ही बीजेपी कह रही है कमल का फूल, ऐसे ही कांग्रेस कह रही है हाथ का पंजा, ऐसे ही समाजवादी पार्टी कह रही है साइकिल प्रत्याशी हम देंगे आपको। तो क्या वाकई अब राजनीति के अंदर जन नेता का चलन खत्म हो गया? अब लोगों के बीच के नेता खत्म हो गए, चाहे वो पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो या मेयर हो, सिर्फ पार्टी तय करेगी कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। बिल्कुल, बताइए दीपाली, आप तीनों के लिए है सवाल, किस तरीके से देख रहे हैं? मैं ये कह रही हूं कि हमेशा पार्टी भी ये देखती है कि कौन सा व्यक्ति यहाँ पर उसकी प्रतिष्ठा कैसी है, उसने समाज के प्रति क्या कार्य किया है। तो मैं नहीं मानती हूँ कि आपका एक व्यक्ति विशेष की कार्य पद्धति समाप्त हो जाएगी कभी भी। ऐसे ही वो किसी को खड़ा नहीं कर सकते हैं। बहुत मंथन होता है, किसी भी पार्टी में मंथन बहुत होता है, पर एक कार्य प्रणाली के हिसाब से पार्टी होती है। किसी का हाथ का पंजा होता है, किसी का कमल, किसी का झाड़ू, पर उसका एक विशेष व्यक्ति अगर उसको लीड करता है और उसकी पर्सनालिटी अगर ऐसी होती है जिसमें नो डाउट कि वो व्यक्तिवाद बन जाता है कि आज अगर मोदी जी का नाम हो रहा है तो लोग मोदी जी के नाम पर दे रहे हैं, ना कि हो सकता है कि कई लोग कहते हैं कि कमल से नहीं, मैं मोदी जी के लिए दे दूंगी। या यही चीज कभी इंदिरा जी के लिए होती थी। तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि जो हमारा है ये आजकल का चलन है, ये हमेशा से चलन आ रहा था कि कोई व्यक्ति इतना आप नीतियों को या समाज के लिए अपना कद इस कदर का बना लेता है कि वो फिर फेमस हो जाता है, वो पार्टी पद से ज्यादा हो जाता है। तो मैं तो ये नहीं कहती हूँ कि व्यक्तिवाद खत्म हो रहा है, तो व्यक्ति पार्टी से ऊपर भी हो जाता है। उसकी नीतियां, उसका अनुशासन, उसने समाज के लिए क्या दिया है, वो हमारे देश के लिए क्या कर रहा है, उसका पूरा चरित्र, उसका अनुभव काम आता है। इसीलिए दीपाली मुझे लगता है डॉक्टर साहब और राजीव शर्मा जी
कि जितने भी चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का वरिष्ठ नेता हो, वो अपनी ब्रांडिंग पे ज्यादा फोकस कर रहा है कि भाई मैं ही एक ब्रांड बन जाऊं और मेरे ही अंडर में जितने भी लोग हैं वो मेरे ही नाम पे चुनाव लड़ें, है ना राजीव जी? बिल्कुल। देखिए, वास्तविकता तो यही है। राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे ये कहा करती थी कि वसुंधरा राजे से भाजपा है, भाजपा से वसुंधरा राजे नहीं है जी। आज खत्म हुई। रमन सिंह के दिमाग में एक बात आ गई थी कि छत्तीसगढ़ में भाजपा रमन सिंह से है, रमन सिंह भाजपा नहीं है। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान के दिमाग में ये बात आ गई थी। धीमे धीमे खत्म हो गए, पार्टी ने नकार दिया, जनता ने अपने किनारे गए। मगर यहाँ ये भी बात है, जिस शहर की में हम रहते हैं, जिस शहर की बात कर रहे हैं, आप भी रहते हैं, त्यागी साहब भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ। यहाँ ये कहते हैं कि भाजपा के नाम से कमल का फूल ही प्रत्याशी है, काले कुत्ते को लिया उसे चुनाव लड़ा दो वही जीत जाएगा। ये जनता में है भाई। आप उसकी छवि देखिए ना। अब कांग्रेस राज बब्बर को लाई थी 2014 में लोकसभा चुनाव में जी। राज बब्बर का इस शहर के लिए आज से पहले योगदान क्या था भाई, जो जनता उनको चुन ले? राज बब्बर का योगदान क्या था शहर के लिए? जो अब कई बार सुनते हैं कि कोई रिटायर्ड IAS IPS अधिकारी आकर के लखनऊ का, पूर्वांचल का, गाजियाबाद से चुनाव लड़ेगा। राजनाथ जी 2014 में चुनाव लड़े, आकर के लोगों ने कहा भाई बाहर से चलो, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बड़ा एक चेहरा है, स्वीकार कर लिए। 2014 में उनको लगा कि अब की बार नहीं जीत पाएंगे, इसलिए वो निकल लिए लखनऊ की तरफ को। अब वो पछता रहे कि अगर मुझे ये पता होता कि गाजियाबाद की जनता दोबारा तिबारा इतने बड़े बहुमत से जिता देती तो हम अपनी सुरक्षित सीट को छोड़कर लखनऊ क्यों जाते? अब यहाँ जनरल साहब आए, गाजियाबाद की जनता ने उसका विरोध करा, भारी प्रत्याशी बता के 2 बार जीते, पहली बार बढ़िया जीते, उस बार जीते, अब की बार तीसरी बार उन्हीं की पार्टी के लोग विरोध कर रहे। जनता विरोध नहीं कर रही, कोई अदर पार्टी उनका विरोध नहीं कर रही, उनकी पार्टी के ही लोग विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, एक और बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। गाजियाबाद में 5 विधानसभाएं, 5 विधानसभा पिछली बार भी भाजपा को जिताई, इस बार भी भाजपा को जिताई। भाई जनता के द्वारा किए गए मतदान का जनादेश का यही फर्क, यही सिला मिलेगा क्या, यही एहसान मिला या यही उपहार मिला कि जो 5 विधायक जीत का है, जिसको लोकतंत्र में जनता ने चुना, वो तो बहरंग है। अरे एक बिना चुनाव लड़े आदमी को घर से बुला के आपने मंत्री बना दिया। अगर यही लोकतंत्र की पराकाष्ठा है तो फिर चुनाव की क्या जरूरत है? अच्छा, कई लोगों ने इस पर कहा कि जी मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो किसी को भी मंत्री बना सकता है। बिल्कुल है विशेषाधिकार, चाहे पाकिस्तान से बुला के बना दो, चाहे झारखंड से। मगर भाई जिन लोगों को, 5 लोगों का जनता ने चुना है, जब आपका विशेषाधिकार है कि आप किसी को बुला के मंत्री बना दो, तो फिर इनकी जनता के मतदान का और जनादेश का ही क्या महत्व रहेगा? फिर इन्हीं की क्या जरूरत है? चुनाव करे अपना, 5, 7, 10, 50 जितने मंत्री हो उतने बिना चुनाव के ही बना लो। क्या जरूरत पड़ी जनता का चुनाव में पैसा खर्च करने की, धोखा खाने की? उसके बावजूद एक महत्वपूर्ण और है मुद्दा, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं। मेरे समर्थकों ने आपके विरुद्ध मुझे वोट दिए, आपके समर्थकों ने मेरे विरुद्ध आपको वोट दिए, और हम शाम को दोनों ने इकट्ठा गठबंधन कर लिया, मतदाता ठगे रह गए। यही तो समझना है। कौन सी व्यवस्था है जी? तो मतदाता आखिरकार है कहां डॉक्टर साहब? अगर इस तरह के गठबंधन चलते रहेंगे, लोग इधर से उधर जाते रहेंगे, आते रहेंगे, तो मतदाता को क्या करना चाहिए? अब मतदाता क्या सोचे और ये पॉलिटिकल पार्टीज मतदाता को क्या समझाना चाह रही हैं, ये समझने वाली बात है। वो देखिए, मैं जो समझ पा रहा हूं अजय जी, जो आदमी काम करे जहां से भी चुना जाता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपना प्रदेश, अपने देश का डेवलपमेंट की सोचे, हेल्थ पे काम करे, एजुकेशन पे काम करे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करे, जनता के बीच जाए, सवाल जवाब करे, उनकी राय जाने, अपनी राय बताए। मेरे हिसाब से जो इतना टाइम डिवोट कर सकता है, उसको ये हक है कि वो कोई प्रत्याशी बने। लेकिन अगर किसी के पास इतना समय नहीं है कि जनता से बात नहीं कर सकता है, अपने लोगों से बात नहीं कर सकता है, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकता है, ना देख सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है, अब मैं एज ए सिटीजन बोल रहा हूं, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं बोल रहा हूं, एज ए सिटीजन हम डेवलपमेंट की तरफ जो सोच है हमारी, वो सिर्फ हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देख के सोच रहे हैं
कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, माननीय मोदी जी ने भारत को इस काबिल बनाया कि विदेश में छवि अच्छी होगी। बहुत अच्छी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हाईवेज बने हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। लेकिन हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या जो हमारे एमएलए हैं या जो एमपी बनते हैं, जो हम 10 साल तक उनको जिता रहे हैं, क्या उन्होंने सदन में 2 मिनट उस शहर के लिए कोई बात उठाई? क्या जनता इस बात को सोचेगी? लेकिन ये जनता को हमें मोटिवेट करना पड़ेगा कि क्या आपकी बात सदन में उठाई जा रही है? जिन जिन मुद्दों पे आप काम नहीं हो रहा है, यहाँ एजुकेशन पे जो कोविड में 15 रुपए वो फीस में कम होने थे, तो वो 15% वो अभी तक नहीं हुआ है। जो कोविड का कुछ वो मिलना था भत्ता, जो एक्सपायर हुए हैं वो अभी तक नहीं मिला है। अस्पताल अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, बने नहीं है पूरे। मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मैं आपको इन बातों को सोचने वाली बात है अजय जी, कि जो जनता है उसको मोटिवेशन की जरूरत है। नुक्कड़ सभाएं होनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि देखिए जो आदमी आपको टाइम दे, आप उसको अपना कीमती वोट दो। जी, मेरा सवाल अभी भी वही है। त्यागी साहब, आपने बहुत अच्छी बात का जिक्र किया कि शिक्षा और चिकित्सा की बात होनी चाहिए। उसी पे मैं स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं। हमारे इस शहर के पिछली बार स्वास्थ्य मंत्री थे अतुल गर्ग साहब, गृह जनपद है उनका गाजियाबाद। तो हॉस्पिटलों में क्या सुधरा चिकित्सा को लेकर के, ये किसी से भी मतलब छुपा नहीं है। तीसरी बात, उन्होंने मीडिया के सामने आकर के जब कोरोना काल चल रहा था, ये कहा था कि मैं मजबूर हूं और सीएमओ मेरी सुन नहीं रहा है। ये अखबार में छपा था, स्थानीय समाचार पत्रों में 4-5 में छपा था कि अतुल गर्ग मजबूर, सीएमओ नहीं सुन रहे उनकी बात। चलिए, उस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का क्या करे? उसको ओढ़े बिछाए नहलाए धुलाए क्या करे, जिसकी एक सीएमओ नहीं सुन रहा है। जब आपकी बात एक सीएमओ भी नहीं मान रहा है, तो एडिशनल डायरेक्टर को आप क्या सुनाओगे? डायरेक्टर हेल्थ को आप क्या सुनाओगे? प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को क्या सुनाओगे? क्या वो आपकी सुनता होगा? मैंने उस दिन ट्वीट किया था उनके ट्विटर पे ही, जब उन्होंने सार्वजनिक किया ट्विटर के माध्यम से कि सीएमओ मेरी बात नहीं सुनना, मैं मजबूर हूं। खास गाजियाबाद की दिक्कतों के लिए एक मीटिंग रखनी चाहिए। नहीं, मैं अपने शहर की दिक्कत नहीं करूंगा, अपने प्रदेश की दिक्कत का जिक्र नहीं करूंगा, तो पाकिस्तान की जिक्र करूंगा क्या? राजीव जी, हिमाचल नहीं बहन जी, मैं जिस स्टेट में रह रहा हूँ, जिस राज्य में रह रहा हूँ, अगर उसके नागरिकों की चिंता नहीं करूंगा तो लाहौर और अमृतसर की थोड़ा ही करूंगा। हिमाचल में बात आप क्या बात कर रहे हैं? आपको उत्तर प्रदेश और गाजियाबाद की प्रॉब्लम से क्या दिक्कत है? हिमाचल की बात करते हैं। दीपाली, अरे भाई, मैं जनता का पक्षकार हूं, सरकार का पक्षकार नहीं हूं भाई। हमने देखा भी जो जिस तरह से हुआ, जनादेश का अपमान कहा जा रहा है, डेमोक्रेसी का अपमान कहा जा रहा है। जनादेश का अपमान नहीं है। विधायक इधर से उधर जाएंगे, मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे, खुद मुख्यमंत्री बन जाना चाहते हैं, तो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो आखिरकार ये जो विधायकों की जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, ये खतरे में है। और फिर यदि जनता यही सोचेगी कि हम जिसको चुन के भेज रहे हैं वो दूसरी पार्टी में चला जाएगा या अपने फायदे के लिए कहीं और जा सकता है, फिर जनता वोट क्यों करेगी? सवाल तो यहां पर ये अब ये है। और लोकसभा चुनाव हमारे सामने है, तो आखिरकार जनता भरोसा कैसे करे और किस भरोसे के साथ घर से बाहर निकल के वोट डाले? जनता को मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग शेल्टर और की तलाश हमेशा रहती है, और सभी के लिए शेल्टर है। ये विधायक भी इसीलिए इधर उधर हो रहे हैं, क्योंकि उनको जिस लिए आप आ रहे हैं वो चीज़ें आप जनता को शायद वो नहीं कर पा रहे हैं। उनके जो आपके समझ लीजिए जिसके आला कमान है, उनकी बात वो नहीं सुन रहे हैं। जहाँ तक कि हमें ये लग रहा है कि उनकी बात वहाँ भी नहीं सुनी जा रही है, तो लोग डेविएट हो रहे हैं, विधायक डेविएट हो रहे हैं, जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो अपने बारे में सोच रहे हैं। तो ये खास तरीके से एक चलन इसको आप कह सकते हैं, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो ये जनता से ज्यादा बड़ा उनका खुद का व्यक्तिगत स्वाभिमान, मान सम्मान या महत्वाकांक्षा। अगर आपने जनता को प्राथमिकता दी होती तो आपको ये भला बुरा या सुनने या कहने के लिए आपके पास हमेशा मीडिया का हाथ है। आज सोशल मीडिया का हक है, आप रखते हैं उसके बीच में, ये बात आप पहले भी कर सकते थे। तो ये तो जरूर ही मैं कहूंगी कि पार्टी ने उनको समझा नहीं या उन्होंने नहीं समझा कि इस बात को किस प्रकार रखें हम अपनी। तो ये चलन, ये उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं या ये चलन बन रहा है, तो ये हमेशा होता है। इस पूरी लड़ाई में अगर कोई ठगा गया है तो वो वोटर है,
वोटर ठगा गया है, क्योंकि हम आपके लिए तरफ आ जाएंगे, आप उनके लिए चले जाएंगे। वोटर को भी समझना पड़ेगा कि आपने एक मजबूत छत चुनी है कि आप कमजोर गिरने वाली छत के लिए आप अपना वोट कर रहे हैं। और कि जैसे भाई साहब ने बहुत अच्छी बात और भी कही कि आपने किन मुद्दों के लिए दी है, आपके मुद्दे क्या हैं, जनता को पहचानना होगा। और ये बहुत सुंदर बात कही है कि आपको नुक्कड़ सभाएं करनी पड़ेंगी, आप समाज से निकल के सामाजिक कार्यकर्ता आएंगे, आना पड़ेगा, आपको अपने नेता को बुलाना पड़ेगा कि हमारी बात सुनिए, नहीं अगली बार आपको हम वोट नहीं देंगे। 5 साल आपको समझ लिया है, चाहे आप प्रेजेंट की सरकार में या फिर आप आगे वाले, या हम बिल्कुल नहीं देंगे, हम आपको देंगे ही नहीं, हम घर से नहीं निकलेंगे। तो ये आपके पास बहुत मजबूत आपके पास हक होता है और अपने मुद्दों पर ही आप नहीं लड़ते हैं। आपको चाहिए क्या? मूलभूत समस्याओं के लिए जनता को जगाने वाला असली आदमी है कहाँ? जी आप बताइए कि आप है कहाँ पे आदमी? आप यहाँ पर आकर के हैं, आपने सभाएं रखनी है, आपने क्यों ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता आज जमीन में नहीं दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए मैंने आज जो डिबेट रखी इसीलिए रखी, हिमाचल प्रदेश को चुना और उत्तर प्रदेश को चुना, और उसमें जो राज्यसभा चुनाव था जिसमें क्रॉस वोटिंग हुई कि क्रॉस वोटिंग के पीछे है क्या और इसके परिणाम क्या निकलने वाले हैं और देश की जनता क्या सोच रही है इस तरह की क्रॉस वोटिंग को। ठीक है, हम फौरी तौर पे देख रहे हैं कि विधायक इधर चले गए, उसकी वो राज्यसभा चला गया, या फिर हिमाचल प्रदेश में ये सियासी समीकरण बन गए, अब ये मुख्यमंत्री बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये हो जाएगा, या 3 महीने के लिए राहत मिल गई कांग्रेस को, वो अपने बदल देंगे, ऐसा कर लेंगे। कांग्रेस जैसे हिमाचल में 10 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया, 25 से 15 रह गए बीजेपी के, अब उसके अंदर है ना 3 आ जाएंगे, 18 हो जाएंगे। यदि वहां सत्ता परिवर्तन होना है, बीजेपी को करना है, तो कम से कम 18 से 19 लोगों को रिजाइन कराना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, तभी कुछ ऐसा होगा, तभी सत्ता परिवर्तन होगा, बीजेपी तभी सरकार बना पाएगी। लेकिन ऐसा है नहीं, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रेशर की राजनीति हो रही है। और जिस तरीके से प्रतिभा सिंह का नाम आया जो मैं समझ पा रहा हूं, यदि ऐसा है, हम ऑपरेशन लोटस की बात करें या हॉर्स ट्रेडिंग की बात करें, तो लोगों को समझ में आने लगे कि यदि हम जिनको चुन के भेज रहे हैं वही दूसरी पार्टी में चले जाएंगे और वो एक ही पार्टी है बीजेपी, तो क्यों ना सारे वोट हम बीजेपी को ही दे दें। कैसे देख रही हैं आप? बिल्कुल आपको सोचना पड़ेगा। अगर ये बिंदु आप के जहन में आएगा तो जनता को भी समझ में आता है कि हमने किस तरफ आपको दे दिया। भाई आप खुद ही स्थिर नहीं खड़े रह पा रहे हैं तो हम आपके भरोसे कैसे खड़े रहेंगे? हमने अपनी समस्याएं, अपना आपका आधार अपने ऊपर आपके आश्रित होकर के आपको समझा है और आप उस चीज को हल नहीं कर पा रहे हैं। तो जनता ने कहा कि ना आप कर पा रहे थे ना आप कर पा रहे हैं, तो जहां चले गए हैं वहीं चले जाएं हम। हाँ। जब आप समर्थ अपने परिवार को खुद ही नहीं पा रहे हैं तो हम समर्थवान को दे दें या फिर हम बिल्कुल भी ना करें, जो भी एक हम कह सकते हैं। यानी कि जनता दो तरफ जा सकती है। हाँ। या तो वो उसकी तरफ चली जाएगी जिसकी तरफ विधायक चले जा रहे हैं, सांसद चले जा रहे हैं। है कि अगर कुछ ऐसे जो नाराजगी आ रही हो, कई बार ऐसा होता है कि भाई मेरे पास कोई नहीं है तो मैं क्या करूं, मैं नहीं करूंगी। यानी कि ये भी एक विभाजन हो सकता है और ये समझने का बहुत बड़ा बिंदु है सभी के लिए। और पार्टी राजनीति को भी समझना पड़ेगा कि अगर वैचारिक राजनीति आपको करनी है तो आपको किन्हीं बिंदुओं पर खड़े होना पड़ेगा, आपके सारथी के साथ आपको होना पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो भी मैंने मुद्दा उठाया, यदि जनता इस तरीके से सोचना शुरू कर दे कि भाई जिनको हम चुन के भेज रहे हैं अगर वो पाला बदल लेंगे, दूसरी तरफ चले जाएंगे, क्योंकि जो मुद्दों के आधार पर वोट पड़ता है, राजनीतिक विचारधारा के आधार पर वोट पड़ता है और आपकी आस्था बदल जाती है नेता की, उसके मुद्दे बदल जाते हैं, वहां चला जाता है। तो या तो 2 बातें होंगी, या तो हम उस पार्टी को दे दें जहां को चले जाना है, या फिर हम इलेक्शन का बायकॉट कर दें। हम पब्लिक वोट परसेंटेज डाउन भी तो हो सकता है, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो सकता है ना फिर मतदान में। आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब आपकी। आएंगे मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा दीपाली जी के लिए कि माननीय पीएम ये बोलते हैं कि मुझे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन अगर ये ट्रेंड रहेगा तो कहां से आएगा? और एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना बहुत जरूरी है, ये मैं मानता हूं। ये मेरा पर्सनल वक्तव्य है कि अगर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं होगा तो अच्छा डेवलपमेंट नहीं होगा। कुछ चीजें उनको समझ आ सकती हैं जो पार्टी में है, कुछ अपोजिशन उनको बता सकता है भाई ऐसे कर लो और अच्छा हो जाएगा। अपोजिशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। मैंने माननीय पीएम के 2-3 आर्टिकल भी पढ़े हैं, उन्होंने अपना वक्तव्य रखा है।
जब स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हमारे पीएम चाहते हैं तो उनकी पार्टी क्यों नहीं कहना चाहती चाहती हूँ भाई साहब को, मुझे इंगित करके कहा गया है, तो भाई साहब मैं ये बताना चाहती हूँ कि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, या आप सोचिए इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं अच्छा खिलाड़ी हूं मैं खराब खेलना शुरू कर दूं। आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा ना, फिर आप अच्छा खेलिए। मैंने ये तो नहीं मना किया कि आप मजबूत होना बंद कर दें, मैं खराब खेलूं, मैं अपना काम करना बंद कर दूं, ये तो नहीं बोला गया है। खेल से आपको बाइकआउट नहीं किया जा रहा है, आपको खेलना है, आप स्ट्रांग होइए। इसका मतलब ये हुआ कि जो नई नई पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं, छोटी छोटी जो अभी पैदा हुई हैं, इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो 1 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी, मतलब न्यू बॉर्न बेबी टाइप पार्टीज जो आई हैं, इनका भविष्य अच्छा है। ये अगर अच्छे ढंग से खेलेंगे तो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मुझे में जा लगता है सकती हैं। जनता के मन को समझना, उनकी भावनाओं को समझ करके लोकल, जैसे हम सब हैं अपने बगल की समस्याओं को बेहतर समझते हैं। अगर हम लोकल पॉलिटिक्स को, अगर ये समय हो सकता है कि लोकल पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है, अगर वो जन भावनाओं, आदर्श और उनकी भावनाओं को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल से जो उधर गए हैं तो हो सकता है कि वो किसी लोकल पॉलिटिक्स या निर्दलीय दलों में शामिल हो जाते हैं, उनका ना ये टूटता। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि हम परिवारवाद की एक राजनीति की बात करते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो, मैंने एक एग्जाम्पल कोट किया है। ये साउथ में जैसे हम बात करते हैं, उधर भी कुछ लोग हैं जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, उनके लिए खतरे की घंटी है। जैसे कि हम देखें आम आदमी पार्टी है, फ्यूचर बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा था उसका, या फिर हम नीतीश कुमार की बात करें, उनकी पार्टी का फ्यूचर अलग सा दिखाई देता है। यानी कि जो परिवारवाद से हटकर एक डेमोक्रेसी के आधार पर एकजुट होकर राजनीति में यदि आगे आ रहे हैं तो उनके लिए संभावनाएं हैं। लेकिन परिवारवाद की राजनीति अब खत्म होने की ओर है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर दूसरी पार्टी। जैसे हम देखें बसपा का भी थोड़ा सा खिसकना शुरू हो गया है ना गढ़। तो ये तो डॉक्टर साहब जिस तरीके से भी आपने कहा दीपाली, तो यानी कि अब जो है ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार क्या होने जा रहा है। राजीव शर्मा जी, आखिरकार तो अब लोग जो है क्या सोच के वोट करेंगे? वोट परसेंटेज डाउन भी हो सकता है या फिर जो है लोगों को एक पार्टी की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है, भैया ठीक है तुम्हें तो चले जाना है उस तरफ, तो हम उसी को वोट कर देते हैं। जी अजय जी, आपने बहुत अच्छी कही कि एक तो मतदाता ये सोचे कि हम आपको वोट दें, आप भी जाके भाजपा में ही मिलेंगे तो हम ही भाजपा को वोट दे देते हैं। तो मैंने गाए बगाए तमाम भाजपा पार्टी के कई सांसदों के मुख से सुना है कि आप वोट कहीं दे लो, बटन कहीं दबा लो, वोट तो सरकार तो भाजपा की बननी है, मोदी जी आएंगे। तो बिल्कुल एक सीधी सी बात है। तो जनता को भी समझना चाहिए भाई, जब हम उनके खिलाफ गए, उनके गए, फिर वो भी जाके वहीं मिल लिए तो हम सीधे सीधे ही मिल लें। दूसरा त्यागी साहब ने कहा कि नोटा का भी ऑप्शन है, अगर आपको कोई प्रत्याशी नहीं पसंद आ तो आप वो भी कर सकते हैं। तीसरी आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो ये न्यू बॉर्न नेता हैं, न्यू बॉर्न पार्टियां हैं, ये बहुत अच्छे से खेल लेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं ओम प्रकाश राजभर को खेलते हुए देख रहा हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य को खेलते हुए देख रहा हूँ, बिहार में नीतीश कुमार को खेलते हुए देख रहा हूँ, पहले मैंने अजीत सिंह को खेलते हुए देखा और रामविलास पासवान को देखा, अब चिराग पासवान को, जयंत को देख रहा हूँ। ये ऐसे खेल रहे हैं कि सुबह किसी की गोद में, शाम को किसी की गोद में, सुबह किसी ने दूध कर दिया, शाम को किसी ने पुचकार लिया, जिसके देखे उसी के साथ हो रही है। और बेशर्म नेताओं की बेशर्मी इतनी बढ़ गई है कि सुबह को जिसको गरियाते हैं, शाम को उसी के गले में माला पहनाते हैं और बड़ी बेशर्मी की हद से मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाते हैं और जनता अपना सर पकड़ के बैठ जाती है कि तुम्हें यही दिन देखने के लिए वोट ली थी क्या? चलिए, मेरा जो इशारा था दूसरी पार्टी की तरफ था, जैसे ओम प्रकाश राजभर की है, चलिए वो तो पुराने होंगे, या ओवैसी साहब है, या और भी पार्टी आ रही है, भी लेकर अपनी पार्टी आ गए हैं। इधर श्रीकांत त्यागी भी अपनी पार्टी लेकर आ गए। इधर जो है एक सिंह साहब हैं जो कि पृथ्वीराज चौहान के परिवार से बताते हैं, जो वहां से कोहिन उठा लाए थे, वो भी अपनी पार्टी लेकर आ गए। एक फूलन देवी वाले से रिलेटेड वो भी पार्टी लेकर आ गए। एक कोई अशोक श्रीवास्तव है गाजियाबाद से, वो सुभाषवादी समाजवादी पार्टी लेकर आ गए। मतलब छोटी छोटी पार्टीज आ रही हैं, तो इनके लिए संभावनाएं थोड़ी ज्यादा देख रहा हूं। जयंत चौधरी तो परिवार की राजनीति कर रहे हैं, अजीत सिंह से लेकर यहां तक आ गए, उनको नकार दिया जनता ने। अब एक बात बताइए, जब जो जनसभा करते हैं या धरना प्रदर्शन करते हैं तो गाजियाबाद जिस शहर की आप बात कर रहे हैं, 10 लोग नहीं जुटते उन लोगों से। आप देख लीजिए इन लोगों को, यदि समाजवादी पार्टी को कोई जनसभा करनी पड़ जाती है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, लाओ भीड़ लाओ भैया। तो ये जो चीजें हैं, तो मुझे जो लगता है कि अब देश की राजनीति
बदल रही है और वोटर को भी नए सिरे से सोचना पड़ेगा आखिरकार हम किस तरह की राजनीति का हिस्सा बन रहे हैं। क्योंकि जब वोटर के मतदान से ऊपर उठकर यदि नेता की महत्वाकांक्षा हो जाए और उसका अपना ईगो हो जाए, जिसको सम्मान स्वाभिमान की बात कहता है, तो फिर देश की जनता को सोचना पड़ेगा वो किन मुद्दों पर किस तरह के व्यक्ति को वोट देने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में समय देने के लिए। आप देख रहे थे राजकीय रणक्षेत्र। अगले मुद्दे पर फिर बातचीत होगी आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।